नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। आज का टॉपिक न्यूक्लियर फिजिक्स में हमारे पास है आइसोस्पिन फॉर्मलिज्म। हम आइसोस्पिन के बारे में जानेंगे एंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो लेट्स हैव अ क्विक ग्लेंस व्हाट वी विल स्टडी इन टुडेज लेक्चर। फर्स्ट वी विल सी व्हाई न्यूक्लियर स्पिन एज अ क्वांटम नंबर इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, वी विल सी चार्ज सिमेट्री, चार्ज इंडिपेंडेंस एंड हाउ हाइजेनबर्ग इंट्रोड्यूस्ड द कंसेप्ट ऑफ आइसोस्पिन, उसको जानेंगे एंड इट्स मैथमेटिकल एनालॉजी विद स्पिन, देन आइसोस्पिन ऑपरेटर्स एंड सम मैथमेटिकल रूल्स विच इज इंपॉर्टेंट। देन फिर विल से आइसोस्पिन ऑफ मैनी न्यूक्लियन सिस्टम। हमारे पास कोई न्यूक्लियाई है, उसका हम जेड कंपोनेंट कैसे निकालेंगे आइसोस्पिन का, आइसोस्पिन कैसे निकालेंगे। देन विल सी फ्यू एग्जांपल्स। ठीक है, अब एग्जांपल्स के बाद जो जेड कंपोनेंट है आइसोस्पिन का और चार्ज जो होता है न्यूक्लियस, उसके बीच में क्या रिलेशन है, कंजर्वेशन लॉज, सिलेक्शन रूल क्या है। ठीक है, एंड जनरलाइजेशन ऑफ आइसोस्पिन टू ऑल हाइड्रोन्स। ठीक है, तो फर्स्ट वी विल एक्चुअली बिल्ड फाउंडेशन ऑफ आइसोस्पिन ऑन न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। हम न्यूक्लियन का कंसेप्ट से आइसोस्पिन को समझेंगे, देन वी विल जनरलाइज इट। ठीक है, समझ में आ जाइए। आपका कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगा इसको सोल्व करने की। आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखो आइसोस्पिन समझते हैं पहले। ठीक है ना, तो आइसोस्पिन है क्या, क्यों ज़रूरी है, तो ध्यान से समझो। देखो मैं लेक्चर स्टार्ट करने से पहले ही आपको बता देना चाहता हूँ, जो आइसोस्पिन है, ठीक है, और हमारे पास एक न्यूक्लियर स्पिन होता है। ठीक है ना, ये दोनों ही अलग चीज़ें हैं, ध्यान रखना। इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। ठीक है ना, अलग अलग कंसेप्ट हैं, तो बच्चे काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। तो मैं पहले ही बता देता हूँ लेक्चर स्टार्ट होने से पहले, दोनों अलग कंसेप्ट हैं। ठीक है, सो लेट अस सी आइसोस्पिन की ज़रूरत क्यों पड़ी और नाम ऐसा क्यों दिया गया आइसोस्पिन, यानी स्पिन जैसा। ठीक है, तो देखो जो हमारे पास मास है प्रोटॉन का, वो जनरली 938.272, ठीक है ना, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट स्क्वायर, और मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना 939.565। तो ऑलमोस्ट जो मास ऑफ प्रोटॉन है और मास ऑफ न्यूट्रॉन है, इट इज़ ऑलमोस्ट सेम। ठीक है ना, थोड़ा सा ही अंतर है, ऑलमोस्ट क्या है, दोनों का मास सेम है। मास डिफरेंट ऑलमोस्ट लगभग 1.293 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास का डिफरेंस आता है एनर्जी में लिखो तो ये काफ़ी कम है, ऑलमोस्ट सेम है। इट इज़ अबाउट 1.4% ऑफ द एवरेज। तो देखो उनका दोनों का एवरेज भी निकालोगे तो जो डिफरेंस है वो 0.14% एवरेज न्यूक्लियर मास का। तो इससे हम क्या समझते हैं, मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन क्या है, ऑलमोस्ट सेम। पहली चीज़ तो ये समझ में आती है। दूसरा और क्या समझ में आता है, जो एक्सपेरिमेंटल एविडेंस है वो ये शो करते हैं, जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है बिटवीन टू न्यूट्रॉन्स, भाई दो न्यूट्रॉन की बात करो, दो प्रोटॉन की बात करो, या प्रोटॉन न्यूट्रॉन की बात करो, इन दोनों के बीच में जो मतलब इन पेयर्स के बीच में जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स हमारे पास है, वो भी क्या है, ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है। समझ में आया। यदि हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट जो है उसको नेगलेक्ट करते हैं, सिर्फ हम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की बात यदि करें, जिसे प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में कॉलम रिपल्सन भी तो होगा, तो उसको हम आप इग्नोर करो, हम सिर्फ न्यूक्लियर फोर्स की बात करो, सिर्फ न्यूक्लियर फोर्स। तो यदि मैं सिर्फ न्यूक्लियर फोर्स को इंक्लूड करता हूँ तो न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्रोटॉन और प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है वो भी क्या आइडेंटिकल है। ठीक है, समझ में आया। तो हमने क्या जाना, जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है उनका मास ऑलमोस्ट सेम, उनके बीच में जो फोर्सेस लगती है वो ऑलमोस्ट सेम। ठीक है, पहली चीज़ हमने ये दो चीज़ें हमने जानी। सो दीज थिंग्स लीड्स टू टू इंपॉर्टेंट सिमेट्री। दो इंपॉर्टेंट सिमेट्री हमें मिलती है। क्या, पहली तो देखो चार्ज सिमेट्री। तो चार्ज सिमेट्री कहने का मतलब है दो न्यूट्रॉन लिए तो दोनों न्यूट्रॉन के बीच में जो न्यूक्लियर फोर्स है, ठीक है, समझ में आया, न्यूक्लियर फोर्स वो ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है किसके, दो प्रोटॉन के बीच में। देखो यहाँ पर तो न्यूट्रल है, ये जो दो पार्टिकल्स हैं न्यूट्रॉन जिनके बीच में फोर्स लग रही है न्यूट्रल है। अच्छा, यहाँ जो दो पार्टिकल्स हैं प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में फोर्स लग रही है, उन पर चार्ज है। ठीक है, तो ये चार्ज सिमेट्री हो गई। समझ में, देखो न्यूट्रल पार्टिकल्स के बीच में और चार्ज पार्टिकल्स के बीच में फोर्स क्या है, सेम है, तो ये चार्ज सिमेट्री हो गई मेरे पास। ठीक है, समझ में आया। तो चार्ज सिमेट्री एग्जिस्ट करते हम ये समझे। चार्ज इंडिपेंडेंस का मतलब चार्ज पर डिपेंड नहीं कर रही, ये तो चार्ज सिमेट्री होगी। दोनों साइड ऐसे पार्टिकल है इस केस में तो जिन पर चार्ज ही नहीं है, यहाँ पर जिन पर चार्ज भी था, तो ये चार्ज सिमेट्री हो गई। ठीक है ना, समझ में। अब न्यूक्लियर फोर्स जो है, आप इसमें हम यदि एक और टर्म ऐड कर दे, चार्ज इंडिपेंडेंस की बात करें, ठीक है, तो आप एक चार्ज पार्टिकल ले लो और एक न्यूट्रल पार्टिकल ले लो, जैसे प्रोटॉन और एक मैंने लिया न्यूट्रॉन, तो तब भी फोर्स क्या आ रही है, सेम। पहले क्या था, दोनों ही न्यूट्रल लेंगे हम और दोनों ही चार्ज पार्टिकल ले लो। ठीक है, तो यहाँ तो चार्ज की सिमेट्री है, जैसे यहाँ पर न्यूट्रल न्यूट्रल, यहाँ पर चार्ज चार्ज, तो चार्ज सिमेट्री इज देयर। इंडिपेंडेंस की यदि बात करें, चार्ज पर डिपेंड नहीं कर रहा, तो आप एक चार्ज पार्टिकल ले लो और एक न्यूट्रल ले लो, जैसे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का केस मैं दिलूँ, तब भी न्यूक्लियर फोर्स क्या आती है मेरे पास, सेम आती है, प्रोवाइडेड पार्टिकल्स जो हमारे पास सेम स्पेशल और सेम कन्फिग्रेशन में होने चाहिए, या मैं ऐसे भी कह सकता हूँ सेम क्वांटम स्टेट में होने चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास
चार्ज इंडिपेंडेंस आता है। तो चार्ज इंडिपेंडेंस एक्चुअली में जनरल हो गया, जनरल सिमेट्री होगा। चार्ज इंडिपेंडेंस ही ना चार्ज सिमेट्री को भी इंक्लूड करता है। तो जब हम चार्ज इंडिपेंडेंस बोलते हैं तो इट मीन्स इट ऑल्सो इंक्लूडेड चार्ज सिमेट्री। तो देखो ये तो हो गए चार्ज सिमेट्री, और ये क्या बता रहा है मेरे पास, चार्ज इंडिपेंडेंस, मतलब टोटली चार्ज इंडिपेंडेंस बता रहा है वैसे तो, ठीक है। तो चार्ज इंडिपेंडेंस क्या है, जनरल सिमेट्री होगी, ठीक है ना, इट इंप्लाइज चार्ज सिमेट्री, समझ में आया। बट द कन्वर्स डज नॉट नेसेसरली होल्ड। तो हम क्या समझे, हम यहाँ से ये समझे हैं कि जो सिमेट्री है ना, स्ट्राइकिंग सिमेट्री, ये सजेस्ट करती है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन फंडामेंटली डिफरेंट पार्टिकल नहीं है। अब भाई मास हमने देखा ऑलमोस्ट सेम, ठीक है, मास जो है ऑलमोस्ट सेम, फोर्सेस जो उनके बीच में लग रही है वो भी ऑलमोस्ट सेम, मास भी सेम, फोर्सेस भी उन दोनों के बीच में सेम। तो देयर इज अ सिमेट्री, पार्टिकल तो लगता है सेम सी है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है ना, दे आर नॉट फंडामेंटली डिफरेंट, फंडामेंटली डिफरेंट नहीं है, वो डिफरेंट चार्ज स्टेट है सेम एंटिटी को, जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियन। तो हम जनरली न्यूक्लियन दोनों के लिए टर्म के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो जो न्यूक्लियन है तो वो चाहे प्रोटॉन भी हो सकता है, वो न्यूट्रॉन भी हो सकता है। तो ये डिफरेंट चार्ज स्टेट मैं कह सकता हूँ, ये पॉजिटिव चार्ज स्टेट, ये न्यूट्रल है, समझ में आया। तो प्रोटॉन एक पॉजिटिवली चार्ज स्टेट कह सकता हूँ, और न्यूट्रॉन एक न्यूट्रल स्टेट ऑफ न्यूक्लियन कह सकता हूँ। तो न्यूक्लियन की दो अलग अलग स्टेट हो गई है, समझ में आया। हम इसको ऐसे समझेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो ये हमने सिमेट्री और मास आइडेंटिकल से ही हमने इनको समझा। तो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स आर नॉट फंडामेंटली डिफरेंट, दे आर सेम। सो दे आर एक्चुअली टू स्टेट्स ऑफ सेम पार्टिकल, न्यूक्लियन, ठीक है। तो इसी सिमेट्री को मैथमेटिकली फॉर्मलाइज किया गया, किसने, हाइजेनबर्ग ने, ठीक है ना। और उन्होंने कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया, किसका, आइसोस्पिन का, ठीक है। क्यों, अब जैसे पार्टिकल जनरली क्या होता है, चाहे तो एक पार्टिकल है, चाहे तो पैरेलल हो सकता है, चाहे वो एंटी पैरेलल अलाइन कर रहा है, समझ में आया, किसी के रेस्पेक्ट में, है ना। तो दो स्टेट उसकी हो गई। तो इसी कंसेप्ट पर हाइजेनबर्ग ने नाम इनको दिया, जिसको कहते हैं आइसो स्पिन। ये स्पिन नहीं है एक्चुअली में, ध्यान रखना, ये स्पिन नहीं है, ये तुम्हें समझाने के लिए बताया। तो ऐसे जैसे एक पार्टिकल है, तो भाई वो पैरेलल अलाइन कर रहा है, एंटी पैरेलल अलाइन कर रहा है, लेकिन है तो फंडामेंटली सेम पार्टिकल्स, ठीक है। तो ये है। तो यहाँ पर भी न्यूक्लियन क्या, चाहे वो प्रोटॉन हो सकता है, चाहे वो न्यूट्रॉन स्टेट में हो सकता है। तो इसी आइडेंटिटी को, तो इसको हम क्या बोलते हैं, आइसोस्पिन, या इसको आइसोबैरिक स्पिन या आइसोटोपिक स्पिन या आई स्पिन बोलते हैं। तो ये नाम आइसोबैरिक क्यों पड़ा है मैं बाद में बताऊंगा आपको, ठीक है। इसको हम टी से डिनोट करते हैं, क्या बोलते हैं, टी। अब देखो, जब मैंने कहा ना आइसो स्पिन, तो हमने अभी इसको क्यों कहा, क्योंकि भाई न्यूक्लियन की दो स्टेट मैंने दी, तो इसको मैथमेटिकल आइडेंटिटी दे दी मैंने, मैथमेटिकल नाम दिया है एक्चुअली, ठीक है। अब बार बार मैंने कहा भाई, जैसे मैंने कहा, मैंने प्रोटॉन की मैं बात कर रहा हूँ, मैं मैथमेटिकली ये कह दूँ आइसोस्पिन 1/2, तो इसका मतलब होता है, मैं प्रोटॉन की बात कर रहा हूँ, मैं कहता हूँ आइसोस्पिन -1/2, इसका मतलब है न्यूट्रॉन की बात कर रहा हूँ। तो ये मैंने इनको एक मैथमेटिकल नाम दिया, मैथमेटिकल आइडेंटिटी दे दी, समझ में आया, ठीक है। तो इन चीज़ों को ध्यान रखना। अब इसी तरीके से जैसे मैं अभी +1/2 -1/2 की मैं बात कर रहा था, तो क्या हुआ कि हाइजेनबर्ग ने तो क्या किया, इसको हम किससे डिनोट करते हैं, टी से। आइसोस्पिन को किससे डिनोट करते हैं, टी से। काफ़ी बुक्स में आई से डिनोट करते हैं, जनरली मैं आई से डिनोट नहीं करूँगा, क्योंकि हम आई से न्यूक्लियर स्पिन को डिनोट करते हैं, तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो ध्यान रखना, हम टी से डिनोट करेंगे। तो बुक्स में आपको कैपिटल टी या स्मॉल टी से लिखा मिले, तो उसका मतलब वो आइसोस्पिन की ही बात कर रहा है, ध्यान रखना, ठीक है। तो आइसोस्पिन को हम टी से डिनोट करते हैं। तो जो न्यूक्लियन है ना, न्यूक्लियन है, ठीक है। तो इसको मैंने नाम दिया, मैथमेटिकल आइडेंटिटी दे दी, जिसको मैंने कहा टी, यानी आइसोस्पिन कहा टी। अब न्यूक्लियन दो स्टेट में हो सकता है, चाहे वो प्रोटॉन हो सकता है, चाहे वो न्यूट्रॉन हो सकता है। तो जो इसको मैथमेटिकल आइडेंटिटी मैंने दी टी, तो इसके जेड कंपोनेंट जो होंगे उसको मैं चाहे तो टी जेड से लिखूंगा या मैं टी थर्ड से लिखूंगा, समझ में आया। T3 कह लो या टी जेड कह लो, बात एक है। तो उसका जो थर्ड कंपोनेंट यदि +1/2 है, और या थर्ड कंपोनेंट उसका -1/2 है, -1/2 इसका मतलब न्यूट्रॉन की बात कर रहा है, और +1/2 यानी प्रोटॉन की बात कर रहा है, समझ में आया, ध्यान रखना। तो मैथमेटिकल आइडेंटिटी हमने उनको दे दी। अब देखो, मैथमेटिकल एनालॉजी यदि मैं बात करूँ स्पिन के साथ, तो मैथमेटिकली जो अलजेब्रा वगैरह है, मतलब जो मैथमेटिकल स्ट्रक्चर है ना पूरा ऐसे स्पिन का, इट इज़ कम्प्लीटली एनालॉगस टू ऑर्डिनरी इंट्रिंसिक स्पिन एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। लेकिन वो स्पिन एंगुलर मोमेंटम नहीं है, इट इज़ जस्ट एनालॉगस टू डेट, ठीक है। वो सारा जैसे न्यूक्लियर स्पिन का जो अलजेब्रा होता है, क्वांटम मैकेनिकल रूल्स होते हैं, वो सब वही उसी तरीके से फॉलो करता है इन एब्स्ट्रैक्ट आइसोस्पिन स्पेस रेदर देन फिजिकल 3 डायमेंशनल स्पेस, समझ में। जैसे ऑर्डिनरी 3 डायमेंशनल स्पेस क्या होता है हमारे पास, X Y Z, यही तो होता है ऑर्डिनरी। हम इसको बना भी सकते हैं, ठीक है ना, विजुअलाइज कर सकते हैं। तो ये
तो किसको मतलब हमारे पास कोई पार्टिकल है, हम कहें वो पार्टिकल क्या कर रहा है, स्पिन कर रहा है, ठीक है। तो भाई एक्स एक्सिस के अराउंड स्पिन कर रहा है, वाई एक्सिस के अराउंड, जेड एक्सिस के अराउंड, तो इसको हम एक्चुअली में एक नाम दे सकते हैं। तो ये ऑर्डिनरी 3D स्पेस हो गया। लेकिन जो आइसोस्पिन है वो भी 3D में ही है, लेकिन वो आइसोस्पिन स्पेस है, वो एब्स्ट्रैक्ट है, वो वैसे आप उसको जनरल वो नहीं कर सकते, ठीक है ना। ऑर्डिनरी थ्री डायमेंशनल स्पेस नहीं है वो, समझ में आया, ठीक है, ध्यान रखना। तो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन जैसे मैंने कहा बताया, इनको आइसोस्पिन कितना हो गया, T1/2, जस्ट लाइक स्पिन 1/2 पार्टिकल्स। तो दो स्टेट होती हैं, ठीक है। अब जैसे मान लो कोई भी हमारे पास पार्टिकल है, मैंने क्वांटम मैकेनिक्स में भी बताया था, इस पार्टिकल को हम किससे डिनोट करते हैं, फाई से, ठीक है। ये क्या वेव फंक्शन है, तो फाई से सिंपली लिखते हैं। कैट की फॉर्म में लिखना हो तो मैं ऐसे लिखूंगा, ठीक है, या सिंपली ये हो गया, या पार्टिकल को सिंपली लिखना, प्रोटोन को लिख रहा था तो मैं ऐसे भी लिख देता हूँ, तो सेम चीज़ ही है, ठीक है। तो ये दोनों ना सेम चीज़ है एकदम, कैसे भी लिख लो। अब यहाँ पर हम आइसोस्पिन की टर्म्स में लिखना हो तो जो 2 आइसोस्पिन स्टेट्स में लिखना पड़े तो मैं क्या लिखूंगा, हम इसको ऐसे लिखते हैं, पार्टिकल जो मेरे पास है, ठीक है, ये मेरे पास एक पार्टिकल हो गया, ठीक है, न्यूक्लियन है, तो मैं क्या लिखूंगा I, और यहाँ मैं सॉरी ये क्या लिखूंगा T, और ये क्या लिखूंगा T3, ठीक है। ये न्यूक्लियन हो गया मेरे पास। अब वो न्यूक्लियन प्रोटॉन भी हो सकता है, वो न्यूक्लियन न्यूट्रॉन भी हो सकता है। तो यदि वो प्रोटॉन है तो मैं ऐसे लिख रहा हूँ, तो 1/2, और ये मेरे पास प्लस में 1/2, ठीक है। न्यूट्रॉन है तो मैं इसको क्या लिखूंगा, कैट फॉर्म में 1/2 माइनस 1/2, बस डिपिक्शन है। तो दीज आर जस्ट मैथमेटिकल आइडेंटिटी गिवन टू प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। मैथमेटिकल आइडेंटिटी हमने दे दी, मैथमेटिकल नाम दे दी उनको, समझ में आ गई बात, तो ये ध्यान रखना। तो कहीं पे भी यदि ये लिखा हुआ मिल गया, इसका मतलब वो प्रोटॉन की बात कर रहा है। अब हम मैथमेटिकली जान गए, ठीक है, हमें ओरली या बात बताने की आवश्यकता है या मैनुअली बताने की आवश्यकता नहीं कि ये प्रोटॉन है, नहीं। जैसे एक पार्टिकल को हमें डिपिक्ट करना है, उसकी प्रॉपर्टी, तो उसको हम एक वेव फंक्शन असाइन करते हैं, तो वेव फंक्शन का आइडेंटिटी है उस पार्टिकल की, जो उस वेव पार्टिकल के बारे में बताएगा, ठीक है। ये समझ में। इसी तरीके से आइसोस्पिन एक क्वांटम नंबर है, क्या है, एक क्वांटम नंबर है, ठीक है ना, जो उस पार्टिकल की इन्फॉर्मेशन के बारे में हमें बताता है। समझ में आया कि प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है वो, या किस तरीके का पार्टिकल है, तो ये ध्यान रखना। तो न्यूट्रॉन को हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, ये तो T मेरे पास आइसोस्पिन क्वांटम नंबर हो गया। T3 या TZ एक थर्ड कंपोनेंट होगा आइसोस्पिन का, T3 से लिख लो, जेड कंपोनेंट हो गया, समझ में। तो ये मैंने बता ही दिया आपको, प्रोटॉन के लिए +1/2 होता है, न्यूट्रॉन के लिए -1/2 होता है, ठीक है। नाउ लेट अस सी सम आइसोस्पिन ऑपरेटर्स। तो आइसोस्पिन हम ऑपरेटर्स की बात करते हैं। तो देखो जितना मैंने अभी आपको पढ़ाया ना, जनरली BSc फिजिक्स के लिए तो उतना ही है, ठीक है ना, उससे ज़्यादा जनरली है नहीं। लेकिन थोड़ा सा आप यदि MSc में भी पढ़ोगे तो या थोड़ा सा एक आइडिया आपको मिलेगा, तो ये उसके लिए है आगे, ठीक है। तो हम आइसोस्पिन ऑपरेटर्स की बात करें तो देखो बाय कंप्लीट एनालॉजी विद ऑर्डिनरी स्पिन, जैसे ऑर्डिनरी स्पिन होता है, ठीक है, जैसे एक्स कंपोनेंट होता है, वाई कंपोनेंट होता है, जेड कंपोनेंट होता है ऑपरेटर्स की फॉर्म में, ठीक है। जैसे जेड कंपोनेंट क्या होता है आइसोस्पिन का, ये तो होता है MSH कट, यही तो आता है। तो इसी तरीके से जनरली आइसोस्पिन के भी हम लिखते हैं, लेकिन ये मैथमेटिकली है सेम है, एनालॉगस है, लेकिन कंसेप्ट जो है वो अलग है दोनों का। स्पिन आइसोस्पिन नहीं होता, ये बात ध्यान रखो, ठीक है। तो जो आइसोस्पिन ऑपरेटर्स है T1, T2, T3, या इसको जनरली XYZ कंपोनेंट भी कहेंगे, सिमिलर चीज़ है। तो सेम कम्यूटेशन रिलेशन सेटिस्फाई करते हैं जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम करता है, ठीक है। अब जैसे मैं यदि लिखूँ XY, ठीक है ना, तो ये मेरे पास क्या देगा, IH कट SZ देगा, तो सेम चीज़ है। तो मैं जनरली लिखना पड़ूंगा, तो TI कैप TJ कैप, ठीक है ना, IH कट, समझ में आया, IJK, और ये मेरे पास TK, ठीक है। ये आ गया, ये जनरल आ गया मेरे पास। तो इसमें XYZ के XY होगा तो यहाँ Z आ जाएगा, YZ होगा तो यहाँ X आ जाएगा। तो सिंपल रूल है, ये लेविसेटा सिंबल हो गया मेरे पास, ठीक है। तो ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना। एक और इंपॉर्टेंट बात मैं बता दूं यहाँ पे, तो जैसे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है तो ये सिंगल पार्टिकल्स हैं, कोई सिस्टम तो मैंने लिया नहीं। तो सिंगल पार्टिकल्स के लिए ना जनरली आइसोस्पिन काफ़ी बुक्स में ना स्मॉल t से भी लिख देते हैं, तो कन्फ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना, समझ में आया। और किसी सिस्टम के लिए, न्यूक्लियस के लिए, जिस सिस्टम में बहुत सारे पार्टिकल हैं उसके लिए कैपिटल T, और सिंगल पार्टिकल है उसके लिए स्मॉल t से लिखते हैं, तो ऐसा भी लिखते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना। तो मैंने जनरली कैपिटल T का इस्तेमाल किया सारी जगह, ताकि कंसिस्टेंसी बनी रहे, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो आगे मैं बताऊंगा ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो नेचुरल यूनिट्स में ना काफ़ी जगह ना H कट की वैल्यू सिंपली 1 ले लेते हैं, ठीक है। तो काफ़ी जगह आप कंफ्यूज मत होना। आप जैसे कहाँ ये लिख दिया जाए कि भाई देखो ऐसे जेड कंपोनेंट लिखना हो तो मैं क्या लिखूंगा, जेड कंपोनेंट, ऐसे तो लिखूंगा स्पिन का जेड कंपोनेंट की बात करूँ तो वो सिंपली MS भी लिखा रह सकता है, H कट की वैल्यू सिंपली 1 हो गई, ठीक है ना, समझ में आया। या जैसे ये मेरे पास है तो ये 1/H कट आएगा या -1/H कट आएगा, ठीक है। तो काफ़ी जगह H कट नहीं लिखते, वो सिंपली 1/2 लिखेंगे, -1/2 लिखेंगे। तो H कट की वैल्यू जनरली क्या मानते हैं, यदि ऑपरेट 1 ले लेते हैं नेचुरल यूनिट्स में। तो ये ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना, मैंने बता दिया आपको, ठीक है। अच्छा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ क्या होगा आइसोस्पिन वेक्टर का, सिंपली वो T1 स्क्वायर, T2 स्क्वायर, T3 स्क्वायर, ठीक है। तो जो टोटल आइसोस्पिन स्क्वायर है और उसका जो जेड कंपोनेंट है उसकी जो आइगन वैल्यूज़ है वही होगी सिंपली। तो T स्क्वायर ऑपरेटर जब एक्ट करेगा T और ये T3, ठीक है, तो T
T+1 और ये H कट स्क्वायर T, ठीक है। और ये Z कंपोनेंट है, या T3 भी लिख सकता हूँ मैं इसको, समझ में, ध्यान रखना इसको मैं T3 भी लिख सकता हूँ। ये जब एक्ट करेगा तो सिंपली आप कहने का मतलब है ये मुझे मिलता है, तो ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। Z कंपोनेंट है, ठीक है। कोई डाउट है? तो छोटी छोटी चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए। तो टोटल स्पिन क्वांटम नंबर हो गया और T3 की वैल्यू ये होगी। अब जैसे है सिंपली हमारे पास L होता है, L सपोज 2 है तो ML मेरे पास क्या होगा, -2 -1 0 1 2 इसी तरीके से है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ठीक है ना। यदि T की वैल्यू सपोज 2 है तो T3 क्या होगा, -2 -1 0 -2। तो मतलब जो क्वांटम नंबर्स जनरली जिस तरीके का ऑपरेशन से रूल्स फॉलो करते हैं सेम रूल से ही फॉलो करता है। राइजिंग एंड लोअरिंग ऑपरेटर्स की यदि बात करें तो क्या होता है, सिंपली T प्लस क्या होगा मेरे पास, T1 प्लस माइनस I T2, या मैं ऐसे कह सकता हूँ X और ये कंपोनेंट मैंने Y ले लिया, ठीक है। समझ में आया, ये माइनस ये ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है। लोअरिंग ऑपरेटर क्या होता है, रेजिंग ऑपरेटर जो जड़ कंपोनेंट की एक यूनिट बढ़ा देता है, एक वैल्यू बढ़ा देता है। सपोज T3 आपके पास सपोज 1/2 है, तो यदि मैं लोअरिंग ऑपरेटर अप्लाई करूँगा तो इसकी +1 वैल्यू हो जाएगी। वो सॉरी रेजिंग ऑपरेटर लगाऊंगा तो एक वैल्यू बढ़ जाएगी और लोअरिंग ऑपरेटर एक वैल्यू कम कर देता है। जैसे इस वेव फंक्शन पर यदि मैं T+ को ऑपरेट करूँगा, ठीक है, तो देखो मेरे पास जो वेव फंक्शन मिलेगा उसके देखो T3 की में क्या होगा, +1 हो गया, ठीक है। जब मैं लोअरिंग ऑपरेटर अप्लाई करूँगा तो मेरे पास जो वेव फंक्शन मिलेगा आप देख सकते हो T3 की एक वैल्यू कम हो गई, तो लोअरिंग एक वैल्यू कम कर देता है और राइजिंग ऑपरेटर एक वैल्यू ज़्यादा कर देता है। ये मैंने क्वांटम मैकेनिक्स फर्स्ट में ना ये सारी चीज़ें आपको बताई हुई हैं, ठीक है ना, जब मैंने वहाँ पर एंगुलर मोमेंटम वगैरह आपको पढ़ाया था। बस थोड़ा सा ही ध्यान रखना, याद रखने का तरीका बहुत ज़्यादा देखो आसान है, मैं एक करके आपको बताता हूँ। तो जब भी इस पर ऑपरेट करेगा, ठीक है, तो ये H कट √, ठीक है ना, तो ध्यान रखना। तो देखो ये प्लस है तो वो क्या करेगा, पहले T माइनस के T3 करना है, यहाँ प्लस है तो ये माइनस करना है, अब की बार प्लस करना है 1, ठीक है। बस ऐसे ध्यान रखो। यहाँ पे यदि माइनस होगा, ठीक है, तो इसका मतलब हो गया T, ये प्लस करना है, और यहाँ फिर T माइनस के T3 +1, समझ में आया। देखो एक बार प्लस करना है, एक बार माइनस करना है। देखो यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस आ गया, यहाँ प्लस हो गया, यहाँ माइनस था तो यहाँ प्लस हो गया, यहाँ माइनस हो गया। इस तरीके से चलना है अल्टरनेटिवली, समझ में आया। तो ध्यान रखना, छोटे छोटे ट्रिक्स है जिनसे आप फॉर्मूले याद रख सकते हैं। तो जो आइसोस्पिन स्टेट है न्यूक्लियस की आर रिप्रेजेंटेड टू कंपोनेंट आइसोस्पिनर्स, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो जैसे मैंने प्रोटॉन था तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, आइसोस्पिन स्टेट में ऐसे लिख दिया, या मैंने जैसे पहले क्या बताया था मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, समझ में आया, ऐसे भी लिख सकता हूँ। अब जब मैट्रिक्स फॉर्म की बात आई तो मैं इसको ऐसे लिख दिया 2 कंपोनेंट स्पिनर में, ठीक है। तो 1 0। अच्छा न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन को मैं कैसे लिखा, आइसोस्पिन स्टेट ऐसे लिख दिया, या 5p भी लिख सकते हो कि 5p बता रहा है कि विच मीन्स न्यूट्रॉन स्टेट, ये 5n हो गया, ठीक है। तो इट डिपेंड्स, वो बस कंसेप्ट पर ध्यान देना, अलग अलग बुक्स में अलग अलग तरीके से मेजर किया जाएगा, ठीक है। सॉरी यहाँ प्लस आएगा, ठीक है। और ये लिखूंगा तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, न्यूट्रॉन लिखना होगा तो यानी ये 0 1 आ गया, ये मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा गया है, ठीक है। तो इट्स वेरी सिंपल। कोई कुछ भी डाउट होता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स आपका अच्छा होना चाहिए। मैंने क्वांटम मैकेनिक्स फर्स्ट ऑलमोस्ट क्या सारा ही लेक्चर कवर किया है, कंप्लीट है। क्वांटम मैकेनिक्स सेकंड मेरे को कराना है, ठीक है, समझ में आया, तो वो मैं कराऊंगा। एक्चुअली मैं जनरली क्या मैं चाहता हूँ उससे पहले कुछ और जो बेसिक चीज़ें सारा कंप्लीट करा दूँ, फिर उसके बाद क्वांटम मैकेनिक्स सेकंड आपको कराऊँ, ठीक है। तो जो आइसोस्पिन ऑपरेटर्स हैं सेम जैसे स्पिन ऑपरेटर्स को हम लिखते हैं, जैसे स्पिन ऑपरेटर है तो मैं इसको ऐसे लिखा, हम जनरली लिखते हैं 1/2 सिग्मा H कट। तो ये क्या है, पोली ऑपरेटर है, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से मैं Ti = 1/2, ठीक है, और ये मेरे पास टाउ और ये मेरे पास H कट आ गया इस तरीके से। तो ये हमारे पास सिमिलर है, ये हमारे पास यहाँ पर क्या हो गया, पोलीमेट्रिसेस ही है, यहाँ भी ये पोलीमेट्रिसेस ही है। तो आइसोस्पिन स्पेस में हम टाउ से लिखते हैं, समझ में आया। तो जैसे मैंने बताया जो अलजेब्रा है वो सिमिलर है, ठीक है ना, स्पिन का आइसोस्पिन के साथ, इसलिए तो नाम आइसोस्पिन पड़ा है, ठीक है, समझ में आया। ध्यान रखना काफ़ी बुक्स में जैसे मैंने बता रहा H कट नहीं मिलेगा आपको लिखा हुआ, सिंपली ये लिखेंगे तो H कट नेचुरल यूनिट्स में ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं, ठीक है। तो जनरली देखो टाउ 1 जो होता है ये पोली स्पिन मैट्रिक्स है, या X कंपोनेंट हम कह सकते हैं Tx, ठीक है। तो ये 0 1 0 इस तरीके से लिखते हैं। ये होगा मेरे पास 0 आयोटा, ये माइनस, ठीक है, समझ में आया। और टाउ 3 जो ये हो गया 1 0 -1 0, ठीक है ना, समझ में आया। तो छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रख सकते हैं। अब इट इज स्ट्रेट फॉरवर्ड टू वेरीफाई। अब T3 ऑपरेट करना है तो मेरे को देखो T3 क्या होगा मेरे पास 1/2 T टाउ H कट, यही तो होगा। इसको ऑपरेट करना है मेरे को प्रोटोन पे, तो मैं क्या करूँगा, T3 को ऑपरेट करना है प्रोटोन स्टेट पर, ठीक है। तो देखते हैं मुझे क्या मिलता है, लेट अस सी, ठीक है। तो ध्यान से देखो, तो मैंने देखो क्या T3 ऑपरेट किया प्रोटोन स्टेट पर, ठीक है। अब T3 क्या मैंने ये निकाला, ये मेरे पास 1/2 H कट और ये मेरे पास
प्रोटॉन स्टेट होगी, तो 1/2 T3 मेरे पास हम क्या जानते हैं 1 0 -1 0, और ये मेरे पास जनरली एच कट है, और ये मैं मैट्रिक्स फॉर्म में लिखूंगा प्रोटॉन स्टेट को, तो मेरे पास प्रोटॉन स्टेट 1 और 0 होती है, ये लिख लिया। ठीक है, आप जब इसको सोल्व करोगे तो 1/S2 तो यही है। ठीक है, सिंपली तो आपको क्या मिलेगा, देखो सिंपली वही स्टेट आपको क्या 1 0 ये तो आएगा। ठीक है, समझ में आया? तो या मैं इसको लिख सकता हूँ 1 में या ये मेरे पास P, फिर से मल्टीप्लिकेशन किया मैंने मैट्रिसेस की, तो क्या तो T3 जब ऑपरेट करेंगे तो ये 1/2H कट मिला, न्यूट्रॉन पे ऑपरेट करेंगे तो -1/2H कट मिला। तो वही तो चीज़ है, T3 का आइगन वैल्यू क्या होगी +1/2 तो होगी, और T3 की न्यूट्रॉन पे करेंगे तो क्या स्टेट आएगी -1/2 आएगी, प्रोटॉन के लिए +1/2, न्यूट्रॉन के लिए -1/2। ठीक है, तो ये ध्यान रखना छोटी छोटी चीज़ें। देखो ऑपरेटर की फॉर्म में जब हम लिखते हैं तो मैंने लिखा 1/2H कट वैल्यू आई है। ठीक है ना, और सिंपली मैं यदि ऑपरेटर नहीं लगा रहा तो मैं सिंपली ऐसे लिख रहा हूँ, तो इसका मतलब मैं प्रोटॉन की बात कर रहा हूँ, ऑपरेटर नहीं लगाया मैंने, तो ध्यान रखना छोटी छोटी चीज़ें। अब देखो राइजिंग ऑपरेटर, लोवरिंग ऑपरेटर, तो राइजिंग ऑपरेटर यदि आप अप्लाई करोगे किस पर, न्यूट्रॉन स्टेट पर, तो न्यूट्रॉन के बाद मुझे क्या मिल जाएगा, प्रोटॉन। लोवरिंग ऑपरेटर यदि प्रोटॉन पर लगाओगे तो क्या मिलेगा, न्यूट्रॉन। समझ में आया? ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें। अब देखो प्रोटॉन को राइजिंग कुछ नहीं करेंगे, वो लोअर हो सकता है, न्यूट्रॉन स्टेट में चार्ज कम हो सकता है उसका, तो कुछ नहीं मिलेगा, 0 मुझे मिलेगा। न्यूट्रॉन स्टेट को क्या लोअर करोगे, कुछ नहीं करोगे। हायरिंग स्टेट में तो जाना चाहिए था, तो प्रोटॉन बनता है तो यह पॉजिटिव होता है, तो लोअरिंग स्टेट में क्या, कुछ नहीं, तो मुझे 0 मिलेगा। समझ में आया? तो छोटी छोटी चीज़ें हैं ये ध्यान रखने के लिए। समझ में आया? तो राइजिंग ऑपरेटर जो होगा वो न्यूट्रॉन को क्या किस स्टेट में बन जाएगा, प्रोटॉन स्टेट में मिलेगी। समझ में आया? और प्रोटॉन स्टेट को लोअर करोगे तो मुझे न्यूट्रॉन स्टेट में मिलेगा। ठीक है ना, हम बात करते हैं आइसोस्पिन ऑफ मैनी न्यूक्लियन सिस्टम। तो मैनी न्यूक्लियन सिस्टम की हम बात करते हैं, तो जैसे मैंने जनरली पहले बताया था, सिंगल पार्टिकल्स यदि हमारे पास होते हैं तो हम जनरली स्मॉल टी से लिखते हैं आइसोस्पिन, नहीं तो आप कैपिटल टी से भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो न्यूक्लियस के पास तो ए न्यूक्लियंस होते हैं, तो जो टोटल स्पिन होती है ना वो वेक्टर सम होता है इंडिविजुअल न्यूक्लियंस का। अब सपोज आप मान लो जैसे स्मॉल टी से लिख लो, कैपिटल टी से इंडिविजुअल का, जैसे मैंने सपोज मेरे पास मैंने लिखा T1 मेरे पास सपोज 1/, अब जब मैं थोड़ा एक्चुअली में कैपिटल टी से मुझे लिखना चाहिए। ठीक है ना, समझ में आया? और ये वेक्टर फॉर्म में है तो मेरे को उसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहिए। ठीक है, तो ध्यान रहेगा इससे। तो वेक्टर की फॉर्म में हम वेक्टरली इनको ऐड कर रहे हैं ताकि कंसिस्टेंसी बनी रहे। तो देखो मेरे पास सपोज 2 पार्टिकल्स हैं। ठीक है ना, 2 पार्टिकल्स ले लेता हूँ, तो एक का स्पिन 1/2 है और एक का आइसोस्पिन सपोज 1 है। तो जो टोटल ये XYZ कंपोनेंट नहीं है, इंडिविजुअल आइसोस्पिन है। तो क्या आएगा मेरे पास उस सिस्टम का, तो वेक्टर की फॉर्म में ही ऐड करना है। तो देखो मैं जब इन दोनों को लिखूंगा तो मेरे पास कितना आएगा, 1/2 आ सकता है और 3/2 आ सकता है। समझ में आया? तो वेक्टर किस तरीके से ऐड किया, यदि मेरे पास सपोज 1 है, T2 भी मेरे पास क्या 1 है, तो टोटल आइसोस्पिन क्या होगी इस सिस्टम की, तो 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, और क्या हो सकती है, ठीक है 1 -1 0, और ये वेक्टर की फॉर्म में ऐड किया मैंने। समझ में आया? ठीक है, ये जिस तरीके से हम और जनरली हमारे पास स्पिन एंगुलर मोमेंटम्स या और एंगुलर मोमेंटम्स को हम जनरली अलजेब्रिकली वेक्टर की फॉर्म में ऐड करते हैं, सेम वही है। जो थर्ड कंपोनेंट होता है उसको अलजेब्रा की फॉर्म में ऐड करना है, सिंपल ऐड करना है, कोई वेक्टर एडिशन नहीं लगाना है। ठीक है, तो जो T3 कंपोनेंट होगा तो हमारे पास क्या न्यूक्लियस है। ठीक है, तो जो न्यूक्लियस है, मैनी न्यूक्लियन सिस्टम की मैं बात कर रहा हूँ, न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस में क्या होता है, N न्यूट्रॉन्स होते हैं, Z प्रोटॉन्स होते हैं। ठीक है, तो सिंपली क्या करेगा, सबका समेशन करना है। तो देखो प्रोटॉन का भी समेशन क्या है और न्यूट्रॉन्स का भी समेशन क्या है। ठीक है, तो कितने प्रोटॉन होते हैं Z, एक प्रोटॉन की कितनी होती है 1/2। ठीक है, न्यूट्रॉन्स कितने हैं, और एक न्यूट्रॉन्स की कितनी होती है -1/2। तो सारी तो जोड़ दी मैंने ये। ठीक है, ऐसी तो लिखूंगा। तो एल्जेब्रिक सम जो होता है वो थर्ड कंपोनेंट जो ऑफ इंडिविजुअल न्यूक्लियस, तो थर्ड कंपोनेंट यदि टोटल स्पिन का चाहिए तो मैं क्या करूंगा, जितने भी पार्टिकल है सबका थर्ड कंपोनेंट जोड़ दूंगा, तो पूरे सिस्टम का थर्ड कंपोनेंट मुझे मिल जाएगा। यही तो है। ठीक है, अब देखो चाहे आप इसको ऐसे लिख लो -1/2 n माइनस के Z, अब चाहे आप इसको 1/2 Z माइनस के n लिख लो, बात एक ही है, कैसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो समझ में आया? अब ये है, अब हम जानते हैं A क्या होता है, मेरे पास Z + n होता है। तो इसको मैंने जनरली -1/2 n माइनस Z के फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम A को मैंने A को क्या लिखा, Z + n होता है मेरे पास, तो n मेरे पास A - Z आ जाएगा, तो मेरे पास A - के 2Z बन जाएगा। ठीक है, तो मास नंबर की फॉर्म में भी मैंने लिख दिया। समझ में आया? तो जो मैग्नीट्यूड होगा टोटल स्पिन का वो तो यही हमेशा सेटिस्फाई करेगा। कहने का मतलब है, देखो मेरे पास एक आर वेक्टर यदि कोई है, ऐसे यदि है, ध्यान से समझो। ठीक है, तो उसका जो मैग्नीट्यूड आर हो गया, और एक ये जेड कंपोनेंट, तो हमेशा जो मैग्नीट्यूड होगा ये आर वो हमेशा ज़्यादा होगा किससे, जेड कंपोनेंट से। इसके जो इंडिविजुअल कंपोनेंट्स है उससे हमेशा आर का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा। तो सेम बेसिक मैथमेटिक्स हमने यहाँ ही लगाया, जो मैग्नीट्यूड होगा ना टोटल वो हमेशा से तो इक्वल होगा या ज़्यादा होगा किससे, T3 के मैग्नीट्यूड से। समझ में आया?
तो ये चीज़ है T3 मेरे पास है, मैंने n माइनस जेड अपॉन 2 लिख लो या जेड माइनस एन लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, पॉजिटिव लेना है हमें, ठीक है। तो ये बेसिक सी चीज़ है, ध्यान रखना, समझ में आगे बात। तो ये तो T3 आपसे कोई पूछे तो आँख मीच के आप T3 निकाल सकते हैं -1/2 n माइनस के जेड। या याद रखना ही सिंपल है, मैंने जैसे बताया इंडिविजुअली ऐड करना होता है, तो ये कंसेप्ट सिंपल सा है, ठीक है। n प्रोटॉन्स के लिए +1/2 और न्यूट्रॉन्स के लिए -1/2, तो ये बन गया फॉर्मूला T3 कंपोनेंट का। तो याद रखना बहुत ज़्यादा आसान है। अब देखो हम यहाँ से चीज़ें और के मास नंबर की फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। देखो पूरा गिवन है, ये गिवन ए के लिए, या मैं बात करूँ आइसोबैरिक मल्टीप्लेट, क्योंकि आइसोबैरिक मतलब मान लो मेरे पास बहुत सारे पार्टिकल देख जिसका मास नंबर ये हो गया, एक ये लिया मैंने, ठीक है, और एक ये ले लेता हूँ, तो ये मैं अलग अलग, तो ये क्या है, मल्टीप्लेट्स हैं। आइसोबैरिक क्यों है, क्योंकि वो जो मास नंबर है वो सबका सेम है, ठीक है, तो ये आइसोबैरिक मल्टीप्लेट नाम पड़ गया। तो ध्यान से समझना, तो एन और जेड के डिफरेंट कॉम्बिनेशन हो सकते हैं जो मुझे सेम ए देंगे। मान लो मेरे पास, ठीक है ना, जैसे बेस्ट एग्जांपल मैं अभी लूँगा, जैसे मैं 6 और 8 होता है, 7 7 हो गया, समझ में आया, ठीक है। इस तरीके से हम लिख सकते हैं, 8 6 ले लो, ठीक है। तो ये है क्या एक्चुअली में, अब मेरे पास 14 क्या देंगे, मास नंबर देंगे, तो एन और जेड अलग अलग हो गए, नहीं हो गए, न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स तो अलग अलग हो गए, दे विल गिव सेम ए। तो हमें क्या मिलेगा, जो मतलब जो टी की वैल्यू T3 होगा मेरे पास, ठीक है ना, अलग अलग न्यूक्लियाई के लिए। तो मैं हमें यदि हम सोचे कि फॉर अ गिवन ए, कहने का मतलब है एक मास हो गया मेरे पास ए, ठीक है, समझ में आया, तो उसके लिए एन और जेड की वैल्यू अलग अलग होगी। जैसे मास नंबर तो 14 है, लेकिन एन और जेड अलग अलग है, यहाँ देखो अलग है, यहाँ अलग है, तो एन और जेड अलग अलग है, तो T3 भी तो डिफरेंट आएगा। जब एन और जेड की वैल्यू अलग अलग है, T3 डिफरेंट आएगा, डिफरेंट सेम आ सकता है, तो T3 विल बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट न्यूक्लियाई फॉर गिवन वैल्यू ऑफ ए, ठीक है। हम इसको एग्जाम्पल से मैं आपको समझाऊंगा तो आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है। तो देखो, तो जो टोटल आइसोस्पिन क्वांटम नंबर होगा वो मिनिमम वैल्यू तो उसकी T3 होगी, ठीक है ना, और मैक्सिमम वैल्यू A/2 हो सकती है, ठीक, ये मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो इन दोनों के बीच में जो टोटल स्पिन है मेरे पास आएगी, तो हम आसानी से निकाल सकते हैं, समझ में आया, ठीक है। अब जैसे मान लो कोई फर्मियोन्स है, नंबर ऑफ फर्मियोन्स है, एक का 1/2 पार्टिकल है, स्पिन 1/2 पार्टिकल्स है, तो ए फर्मियोन्स है, तो उसमें मैक्सिमम कितना जा सकता है, A/2 ही तो जा सकता है, सिंपली मैं ऐड करूँगा तो वही चीज़ है, वही कंसेप्ट है, समझ में आया। तो ध्यान रखना इन छोटी छोटी चीज़ों का। सो लेट्स हैव एन एग्जांपल, आपको चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो आइसोस्पिन मल्टीप्लेट ले लेता हूँ मैं, कार्बन लिया, नाइट्रोजन लिया, ऑक्सीजन लिया, ठीक है, सबका मास नंबर 14 है। तो दो मे बी अदर पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ एन और जेड। भाई एन और जेड के क्या और पॉसिबल कॉम्बिनेशन है, जानते हैं, हो सकते हैं, लेकिन नेचर में तो यही प्रेजेंट है फिलहाल। मतलब मेरे पास कहने का मतलब है जेड और एन, देखो जेड और एन 6, न्यूट्रॉन कितना होगा 8, तब 14 हो सकता है, 7 और 7 हो, दोनों सेम हो, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, तब 14 हो सकता है। अब की बार क्या हो गया, प्रोटॉन 8 हो गए, न्यूट्रॉन 6 हो गए, तब 14 हो सकता है। और पॉसिबल हो सकते हैं कॉम्बिनेशंस फॉर दिस पर्टिकुलर ए, लेकिन प्रेजेंट नेचर में तो अभी 3 यही मिलते हैं, समझ में आया, या आर्टिफिशियली प्रोड्यूस करो, फिलहाल आप इतना ही कर सकते हैं। नेचर में इससे ज़्यादा और कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, लेकिन हमें तो इतना ही पता है, समझ में आया। पीरियोडिक टेबल में भी जनरली ये हम जानते हैं, बस 3 आइसोबार होते हैं जिसमें मास नंबर ही सेम है, और है या नहीं है पता नहीं है फिलहाल तो। अब आप देखो ध्यान से, T3 निकालो, ठीक है, तो 6 और 8 हो गया, समझ में आया। तो देखो T3 हम जानते हैं कैसे निकालते हैं, तो देखो जेड प्रोटॉन्स होते हैं 1/2, न्यूट्रॉन्स का -1/2 होता है। तो ऐसे सिंपली फॉर्मूला याद रखने की भी जरूरत नहीं, सिंपली ये आ गया, नहीं जेड -1/2 आ गया। अब आप निकालो तो T3 कितना आ गया, -1 आ गया, ठीक है ना, 6 -2/2, दोनों सेम तो 0, और ये 8 प्लस आ गया, समझ में आया। तो 4 सेम ए, वही मैंने यहाँ पर आपको बताया, T3 विल बी डिफरेंट 4 डिफरेंट न्यूक्लियाई। अब यहाँ न्यूक्लियाई डिफरेंट ही तो है, तो डिफरेंट न्यूक्लियाई के लिए T3 डिफरेंट तो आ गया फॉर गिवन वैल्यू ऑफ ए, समझ में आया। तो देखो वैल्यू तो एक ही सेम है, लेकिन डिफरेंट न्यूक्लियाई के लिए T3 डिफरेंट है, क्योंकि जेड और एन की कॉम्बिनेशन ही डिफरेंट होंगे, तो डिफरेंट तो आएगा ही, समझ में आया। तो T3 मेरे पास जनरली क्या आया, -1 आया, 0 आया, 1 आ गया, ठीक है, समझ में आया। और पॉसिबल कॉम्बिनेशन जनरली है ही नहीं, जब T3 है तो मेरे पास T कितना होना चाहिए, 1, समझ में आया। ये बिल्कुल ऐसे ही है। अब मान लो मेरे पास S कंपोनेंट कितना है स्पिन का, 1 है, तो MS मेरे पास क्या हो सकता है, -1 हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, वही सिमिलर चीज़ है, ठीक है, ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। तो T की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई, तो मल्टीप्लेट कितने होंगे, 2T + 1 रखो, कितने होने चाहिए 3, तो है भी तो है 3, एक ये हो गया, 2 ये हो गया, तीसरा ये हो गया, और नेचर में भी फिलहाल 3 ही हमें मिलते हैं, ठीक है। और कोई हो सकता है तो पता नहीं, समझ में होंगे तो 2 होने चाहिए टू हैव अ सिमेट्री, ठीक है। तो ये हो गया, तो T1 हो गया। तो जो आइसोस्पिन मल्टीप्लिसिटी है वो 3 है, गिविंग है ट्रिपलेट हमें मिला है, ये पहली बात तो है। दूसरा, अब देखो ये जो
49 है हमारे पास है, इसके लिए T3 मेरे पास कितना आया है, 0 आया है नहीं आया, T3 0। तो T के लिए T मेरे पास इसके लिए क्या हो सकता है, 0 भी तो हो सकता है। समझ में आया मैंने क्या कहा, और इसके T3 क्या है, 0 आया है, तो T3 तो 0 तभी हो सकता है यदि T की वैल्यू मेरे पास क्या हो, 0। तो इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल ना, समझ में। तो एक आइसोस्पिन सिंगलेट मुझे मिल गया, क्या मिल गया, आइसोस्पिन सिंगलेट मुझे मिल गया, अ डिफरेंट आइसोस्पिन स्टेट ऑफ द सेम न्यूक्लियस, ठीक है ना, समझ में आई बात। तो ये है छोटी छोटी चीज़ें। अब देखो 2 न्यूक्लियन का सिस्टम निकाल लो, ठीक है ना, तो हम ले सकते हैं 2 न्यूक्लियन सिस्टम। तो फॉर 2 न्यूक्लियन जो इंडिविजुअल स्पिन होगी वो 1/2 है, तो टोटल स्पिन कितना होगा T, तो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है। इन 2 पार्टिकल हो गए, एक 1/2 2 सिस्टम हो गए ना, 2 न्यूक्लियन हो गए, तो एक का 1/2 एक का 1/2 वेक्टर की फॉर्म में जोड़ो तो T क्या देगा मुझे यहाँ पे, ठीक है। तो ये आइसोस्पिन ही है, ये आइसोस्पिन ही है, ठीक है ना। तो ये सिस्टम है, उस सिस्टम में 2 न्यूक्लियन हो गए मान लो, एज्यूम करो, ठीक है। प्रोटॉन प्रोटॉन हो सकता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन है। तो ये हो गया, तो टोटल आइसोस्पिन कितना हो सकता है, 0 हो सकता है, 1। तो 1 का मतलब तो ट्रिपलेट होता है ना, 2T+1 ट्रिपलेट ही देगा, यानी पैरेलल अरेंजमेंट्स है T1 T2, यानी मान लो ये इंडिविजुअल न्यूक्लियंस का मैं स्मॉल t से लिखा हुआ, ठीक है ना, कैपिटल T से भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो पैरेलल कहने का मतलब पैरेलल अलाइनमेंट है, पैरेलल अलाइनमेंट स्पिन की तरह नहीं है, ये ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना कि स्पिन नहीं क्या पैरेलली उसको ड्रॉ करो। तो ट्रिपलेट यानी 1 का भी आ रहा है, नहीं पैरेलल अलाइनमेंट है, ठीक है। तो T1 का मतलब T3 कितना हो सकता है, +1 0 हो सकता है, -1 कोरस्पॉन्डिंग टू 2 स्टेट्स। तो 2 न्यूक्लियन है ना, तो 2 न्यूक्लियन के 3 स्टेट मिलेंगी, ठीक है। क्या, तो देखो मैं स्टेट कैसे तो लिखता हूँ, T लिखता हूँ T3 लिखता हूँ, है ना। तो चाहे तो मेरे तो क्या होगा, 1 हो सकता है, 1 हो सकता है, 1 हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, -1 हो सकता है, ठीक है, समझ में आया। तो देखो 1 का केस में तो ये मेरे पास PP सिस्टम हो सकता है, ठीक है ना। 0 के केस में 1/√2 PN हो गया, प्लस के NP हो सकता है, समझ में आया, या NN हो सकता है, ठीक है। आप कहोगे ऐसे कैसे पता चला, अब आप खुद देखो ना, हम इसको एज देखो T3 कंपोनेंट क्या होगा, देखो T3 हम जानते हैं इंडिविजुअली ऐड करते हैं एल्जेब्रिक फॉर्म में, तो प्रोटॉन का T3 कितना होगा, इसका भी 1/2, इसका भी 1/2 जोड़ के 1 आ गया, देखो है तो 1। न्यूट्रॉन में क्या है, न्यूट्रॉन में मेरे पास क्या होता है, -1/2 इसका होता है, -1/2 इसका होता है, तो T3 मेरे पास कितना होता है, -1। इसलिए तो देखो T3 -1 है, तो इसका मतलब वो जो सिस्टम है उसमें 2 न्यूट्रॉन है, कहने का मतलब मेरे ये है, ठीक है। अच्छा अब T3 0 कब आ सकता है, अब चाहे तो प्रोटॉन होगा या न्यूट्रॉन होगा, तो समझ में आया। तो देखो इसका 1/2 होता है, इसका -1/2 होता है, तो एल्जेब्रिक फॉर्म में जोड़ो तो कितना हो गया, एल्जेब्रा की तरह 0 आ गया, समझ में आया। तो ये PN और NP लिखा है, तो देखो 1/√2 क्या नॉर्मलाइज किया गया है, क्या आ गया, नॉर्मलाइज किया गया, ठीक है ना। आप PN ले लो प्लस के NP ले लो, तो ये नॉर्मलाइज करके मैंने स्टेट को लिखा है, समझ में आया। तो ये है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें, ये मेरे पास क्या होता है, सिमेट्री होती है ये स्टेट। PNP कर लो, NPN कर लो, क्या ही फर्क पड़ता है। सिंगलेट 2-0 एंटी पैरेलल अलाइनमेंट हम कह सकते हैं T3-0, T0 यानी T3-0। तो दिस कोरस्पॉन्ड्स टू एंटीसिमेट्रिक कॉम्बिनेशन, ये एंटीसिमेट्रिक होता है मेरे पास कॉम्बिनेशन, समझ में आया। तो ये चीज़ है, अब देख सकते हैं हम PN है, ठीक है। तो T3 कंपोनेंट क्या होना चाहिए, तो 1/2 प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का कितना होता है, -1/2, जोड़ दो 0 आ गया, ठीक है। और ये N और P का ले लो, फिर से -1/2, ये 1/2 जोड़ दो, फिर से 0 आ रहा है, 0 - 0 0 ही होगा। तो मतलब ये स्टेट, ये भी हो सकते हैं, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो, तो प्लस लेते हैं तो सिमेट्रिक आता है माइनस में, या एंटी सिमेट्रिक होता है, ठीक है ना, समझ में आया। तो ये चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें। अब देखो जो पॉली प्रिंसिपल है, इट रिक्वायर्स जो टोटल वेव फंक्शन है ना, मतलब स्पेस, स्पिन, आइसोबैरिक। अब देखो स्पेस पार्ट भी आ गया, स्पिन पार्ट भी, ये हमने पढ़ा है। अब आइसोस्पिन भी इंक्लूड करेंगे, तो ये आइसोस्पिन पार्ट हो गया, ठीक है ना। आइसोस्पिन स्टेप जो टोटल वेव फंक्शन होगा, इट हैज़ टू बी अ प्रोडक्ट ऑफ स्पेस, स्पिन एंड आइसोस्पिन। और 2 फर्म्यून्स के लिए, फॉर 2 आइडेंटिकल फर्म्यून्स, इट हैज़ टू बी एंटीसिमेट्रिक, वी नोटेड, समझ में आया। तो पोल एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये क्या कहता है, तो टोटल वेव फंक्शन एंटीसिमेट्रिक होना चाहिए। तो यदि मैं ग्राउंड स्टेट ले लेते हैं, तो देखते हो तो ग्राउंड स्टेट में ना जो 2 न्यूक्लियन सिस्टम है, तो ग्राउंड स्टेट में यानी ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, तो L तो 0 हो गया, तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम L 0 है, ठीक है, समझ में आया। अब ध्यान से देखो, जो अलाउड कॉम्बिनेशन होगा स्पेशल का, स्पिन का या आइसोसिमेट्रिक का, तो हम जानते हैं, देखो जो स्पेस पार्ट है, ग्राउंड स्टेट है, तो सिमेट्री क्या होगी, मैं ऐसे निकाल सकता हूँ, तो L 0 हो गया तो E1 हो गया, समझ में आया। स्पिन पार्ट पे तो फर्क नहीं पड़ता, किसका, एक्सचेंज ऑफ 2 न्यूक्लियंस का, है ना, यदि मैं पैरिटी लगाऊँ, ये मैंने आपको बताया था। तो ये जो पार्ट है, ये तो मेरे पास सिमेट्रिक बन गया, नहीं बन गया सिमेट्रिक,
ठीक है ना, क्योंकि ग्राउंड स्टेट में। अब आइसोस्पिन ही डिसाइड करेगा कि वो एंटीसिमेट्रिक होगा कि सिमेट्रिक, समझ में आया। तो आइसोस्पिन को क्या होना चाहिए, एंटीसिमेट्रिक होना चाहिए या सिमेट्रिक होना चाहिए फॉर द वो फंक्शन टू बी एंटीसिमेट्रिक, समझ में आया। अब देखो, तो जो आइसोस्पिन स्टेट है, ध्यान से समझना, तो यदि ये है पी पी एन एन या 1/2 पी एन प्लस एन पी है, यानी सिमेट्रिक स्टेट मेरे पास है, ये जो सिमेट्रिक स्टेट है ना, ये क्या मेरे पास टी इज इक्वल टू 1 कोरस्पॉन्ड्स टू सिमेट्रिक पार्ट, तो सिमेट्री हो गया, सिमेट्रिक ट्रिपलेट स्टेट, ठीक है ना। तो जो स्पेस स्पिन रिक्वायरमेंट है, तो स्पेस स्पिन रिक्वायरमेंट क्या है भाई, समझ में आया मैंने क्या कहा। तो हमारी स्पेस स्पिन क्या होना चाहिए, तो स्पेस स्पिन पार्ट जो है मेरे पास ये एंटीसिमेट्रिक होना चाहिए, ठीक है ना, समझ में आया। तो ये है, ध्यान रखना। तो यदि ग्राउंड स्टेट में है तो ग्राउंड स्टेट में आइसोस्पिन क्या होना चाहिए, एंटीसिमेट्रिक होना चाहिए, यानी ये पोर्शन आएगा। देखो ये क्या एंटीसिमेट्रिक है, ठीक है, तो यानी सिंगुलरिटी स्टेट में ये आइसोस्पिन की तो मैं बात कर रहा हूँ, तो आइसोस्पिन क्या मेरी एंटीसिमेट्रिक है, तो ये एंटीसिमेट्रिक है, तो जो स्पेस स्पिन पार्ट है ये क्या होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए, ठीक है। टोटल वेव फंक्शन हैज टू बी एंटीसिमेट्रिक, तो फॉर द टोटल वेव फंक्शन हैज टू बी एंटीसिमेट्रिक, आइसोस्पिन हैज टू बी एंटीसिमेट्रिक। तो ये जो एल इक्वल टू 0 स्टेट है उसके लिए तो ये वैलिड होगा, समझ में। और किसी भी यदि स्टेट में है, समझ में आया, तो मेरे पास क्या होगा, यदि आइसोस्पिन मेरे पास क्या आ रहा है, सिमेट्रिक आ रहा है, तो स्पेस स्पिन पार्ट क्या होना चाहिए, एंटीसिमेट्रिक होना चाहिए, ठीक है ना, समझ में आया। तो ये था, आगे चलते हैं। अगला है हमारे पास रिलेशन बिटवीन T3 एंड चार्ज ऑफ अ न्यूक्लियस, तो ये हो गया। तो जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है न्यूक्लियस का, इट इज़ रिलेटेड टू थर्ड कंपोनेंट बाय Q इज इक्वल टू E T3 प्लस E/2। ऑपरेटर फॉर्म में जनरली हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है ना, ये मिलेगा अपोन में एच बार। तो काफ़ी बुक्स में जैसे मैंने बताया एच बार को लिखते ही नहीं है, मतलब 1 मान लेते हैं, तो सिंपली ऐसे छोड़ देते हैं इसको, ठीक है। तो कन्फ्यूजन रहता है वो काफ़ी बच्चों को, लेकिन मैंने चीज़ों को काफ़ी उसमें यहाँ पे मैंने ऑपरेटर फॉर्म में नहीं लिखा है, ठीक है। तो ये हो गया, समझ में आया। तो इलेक्ट्रिक चार्ज आप निकाल सकते हो, जैसे प्रोटॉन है तो प्रोटॉन सिस्टम लिया, सिर्फ प्रोटॉन यानी मास नंबर 1, और कुछ कोई नहीं है, न्यूट्रॉन भी नहीं है उसके पास, सिर्फ प्रोटॉन है, तो हम निकाल सकते हैं। तो Q इज इक्वल टू E 1/2, ये 1/2 हो गया, ठीक है। तो प्रोटॉन पर चार्ज आ गया। न्यूट्रॉन के लिए निकालो, ये -1/2 होता है, A 1/2 हो गया, ये 0 हो गया, ठीक है। तो सिस्टम जो है जिसमें A न्यूक्लियंस है, चाहो टोटल चार्ज मास नंबर पर डिपेंड करता है, ये हम जानते हैं, और T3 पर भी डिपेंड करता है एक्चुअली में, T3 कितना आएगा, ठीक है ना, समझ में। T3 पर भी डिपेंड करता है, ध्यान रखना, एंड T3। अब देखो इंपॉर्टेंट बात, जो आइसोबार्स होते हैं उसका मतलब क्या है, मास नंबर सेम है, तो A तो सेम आ गया, डिफरेंस तो T3 वैल्यू में ही आएगा। तो यही रीज़न होता है कि आइसोस्पिन को ना आइसोबारिक स्पिन भी बोलते हैं, समझ में आ गया मैंने क्या कहा, ठीक है। दिस इज द ऑल्सो द रीजन, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड आइसोबारिक स्पिन, तो कंफ्यूज नहीं होना है। बात करते हैं हम कंजर्वेशन लॉज एंड आइसोटोपिक आइसोस्पिन सिलेक्शन रूल्स। तो एक इंपॉर्टेंट बात आगे बढ़ने से मैं सिर्फ बता दूं जो ध्यान रखनी है, ये एक्चुअली में हमारा जो है पार्टिकल फिजिक्स में हम इसको पढ़ेंगे, लेकिन मैंने सोचा थोड़ा यदि यहाँ भी मेंशन कर दूंगा तो एक थोड़ा सा आपको एक आइडिया रहेगा, जब आगे आप पढ़ोगे तो और ज़्यादा डिटेल में पढ़ोगे। पार्टिकल फिजिक्स में यदि मैं कराऊंगा तो वहाँ भी इस चीज़ को बताऊंगा। जो आइसोस्पिन है, ठीक है ना, आइसोस्पिन कंजर्व रहती है सिर्फ और सिर्फ स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन में, या मैं बात करूँ इन इफ देर आर एनी प्रोसेसेस और न्यूक्लियर रिएक्शंस वेरी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इज इन्वॉल्व्ड, देन इन दोज रिएक्शंस, ठीक है ना, और ट्रांजिशंस आइसोस्पिन विल बी कंजर्व, ये बात ध्यान रखना। और कहीं भी कंजर्व नहीं रहती, ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन में ना ही वीक इंटरेक्शन में, सिर्फ और सिर्फ स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन में, ये बात ध्यान रखो, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो जो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन जो होता है उसमें आइसोस्पिन क्या होते हैं, इनवेरिएंट होती है, बदलती नहीं है बिल्कुल भी, कंजर्व रहेगी। तो जो आइसोस्पिन का जो टोटल कंपोनेंट है T और जो थर्ड कंपोनेंट है T3, ये दोनों कंजर्व रहेगा, चेंज तो 0 ही आना चाहिए, समझ में आया। तो डेल T भी 0 आएगा और चेंज इन डेल T3 भी 0 आएगा, क्योंकि वो कंजर्व है, बाद में भी और रिएक्शंस के और इनिशियली भी सेम रहेगा, तो दोनों में चेंज 0 आना चाहिए। जब बात करते हैं ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन की, तो हमने यहाँ से देखो क्या, तो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन में कंजर्व रहेगा, ध्यान रखना, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन में ना थर्ड कंपोनेंट ही कंजर्व रहता है, क्योंकि थर्ड कंपोनेंट चार्ज पर डिपेंड करता है, समझ में आया, ठीक है। अब देखो ये तो था हमारे पास थर्ड कंपोनेंट, तो Q इज इक्वल टू E T3 प्लस के A/2, ये तो है। तो थर्ड कंपोनेंट किस पर डिपेंड कर रहा है, चार्ज कंजर्व रहता है, ये कांस्टेंट है, तो ये तो कांस्टेंट कंजर्व रहना ही चाहिए। देखो एक और इंपॉर्टेंट बात मुझे ध्यान आया, मैं आपको बताऊं, ये जानते हो हम कहाँ कैसे निकाल सकते हैं। तो देखो मैंने जब T3 आपको निकालना बताया था, T3 हमने कैसे निकाला था, Z माइनस के N/2, यही तो था, समझ में आया, ठीक है। अब देखो हम और कैसे इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। तो T3 को मैं देखो जनरली कैसे लिख सकता हूँ, हम जानते हैं A इज इक्वल टू Z प्लस के N, समझ में आया। तो मैं N को क्या लिख लिया,
ए माइनस के जेड अपॉन में 2, तो मेरे पास T3 कितना आ गया, ठीक है, तो मेरे पास T3 आएगा 2Z माइनस के ए अपॉन में 2, ठीक है, समझ में आया। तो मैं थोड़ा सा इसको यहाँ पे रब कर देता हूँ, तो अभी ये नहीं तो फिर ये छूट जाएगा, आपको ध्यान नहीं आएगा कि फार्मूला चार्ज फार्मूला आया कैसे, है ना। तो लेट अस सी, तो ये आ गया, तो मैं इसको और कैसे लिख सकता हूँ, T3 इज इक्वल टू जेड अपॉन में 2 माइनस के जेड माइनस के ए अपॉन में 2, समझ में आया, ठीक है। तो मैं T3 ये प्लस के ए अपॉन में 2 इज इक्वल टू जेड, ये प्लस हो गया। अब दोनों साइड यदि मैं ई कर देता हूँ, यहाँ भी ई करता हूँ, यहाँ भी ई करता हूँ, तो ये मेरे पास क्या बन गया, टोटल चार्ज बन जाएगा न्यूक्लियस पर, ई क्या एलिमेंट्री चार्ज है। तो ये समझ में आया फॉर्मूला कैसे आया, तो ध्यान रखना, ठीक है। हाँ, हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। तो देखो जैसे मैंने बताया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन में ना थर्ड कंपोनेंट तो कंजर्व है T3, क्योंकि वो चार्ज पर डिपेंड करता है, लेकिन टोटल स्पिन वोइलेट करता है वीकली। अब वीकली कहने का मतलब क्या है भाई, डेल टी जो है ना 0 भी होता है प्लस माइनस 1, देखो प्लस माइनस 1 आ रहा है, तो इसका मतलब चेंज हुई है वैल्यू। मान लो पहले 3 था, फिर बाद में 2 हो गया, तो चेंज कितना है प्लस का, पहले मान लो 2 था, बाद में कितना हो गया 3, टोटल स्पिन तो कितना चेंज है -1, समझ में आया। तो यानी चेंज तो हुआ है, तो यानी कंजर्व तो है नहीं, लेकिन काफ़ी बार 0 भी देखा गया है, जनरली मिलता है हमें, ठीक है, तो इसलिए वीकली कहा गया है। लेकिन ओवरऑल यदि हम बात करें, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नोट इंटरेक्शन में ना नोट कंजर्व, समझ में आया। आइसोस्पिन कंजर्व नहीं रहती, क्योंकि कहाँ वोइलेट तो हो गया, प्लस माइनस 1 आ गया, नहीं आ गया, समझ में आया। तो टोटल इस आइसोस्पिन टी वोइलेट होता है, वीकली होता है। यदि वो सिर्फ और सिर्फ ये पूछे जो जड़ कंपोनेंट है क्या वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन में कंजर्व रहता है, तो जड़ कंपोनेंट तो कंजर्व रहता है, वो तो कह सकते हो। लेकिन यदि क्वेश्चन ये कहे कि आइसोस्पिन क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन में कंजर्व रहता है, तो नहीं, सीधा ना, पूरी तरीके से सिर्फ स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन में कंजर्व रहता है, ध्यान रखना, ठीक है। वीक इंटरेक्शन में तो कंजर्व रहता ही नहीं है, ना डेल्टी कंजर्व रहता है, नॉट इक्वल टू 0 आएगा, और डेल्टी भी, थर्ड कंपोनेंट भी और टोटल स्पिन भी, समझ में आया। तो वीक इंटरेक्शन में टोटल स्पिन एंड थर्ड कंपोनेंट दोनों वोइलेट करते हैं, यानी न्यूक्लियर रिएक्शंस और न्यूक्लियर ट्रांजिशंस में टोटल स्पिन और T3 में चेंजेस आ जाते हैं, समझ में आया, वो बदल जाती हैं वैल्यू, तो वो कंजर्व नहीं रहे, पहले जितना नहीं थे, ठीक है, पहले जो वैल्यूज़ थी, समझ में आया। तो ये था। अब देखो जनरलाइजेशन की यदि मैं बात करूँ, तो देखो हमने अभी क्या न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का के संदर्भ में ही बातें की। आइसोस्पिन को जब हम पढ़ते हैं तो जनरलाइजेशन यदि हम बात करें, तो जो जितने भी हाइड्रोन्स होते हैं, ठीक है ना, तो कुछ हाइड्रोन्स में हम देखते हैं मास भी सभी का सेम, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शंस उनके बीच में होता है, तो आइसोस्पिन के कंसेप्ट को जनरलाइज कर दिया गया। लेकिन स्टार्टिंग में जब आइसोस्पिन का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ था, ठीक है, तो वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को ध्यान में रखकर ही हुआ था, ठीक है। तो ऑल्दो वी फोकस ऑन न्यूक्लियॉन्स, या हम न्यूक्लियाई पे बात करते हैं, तो आइसोस्पिन जो है जनरल सिमेट्री है स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शंस की, और वो सभी हाइड्रोन्स पर अप्लाई होता है, ठीक है ना। हाइड्रोन्स पार्टिकल्स होते हैं जो स्ट्रॉन्ग फोर्सेज स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। ये बाद में पार्टिकल फिजिक्स में मैं आपको पढ़ाऊंगा। सिर्फ वो बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, जैसे पायन्स होता है, पाई पॉजिटिव, पाई जीरो, पाई नेगेटिव, ठीक है। ये मैंने बताया भी था, युकावा थ्योरी जब पढ़ाया था कि पायन्स जो होते हैं दीज आर दोज पार्टिकल्स विच आर ऑल्सो कॉल्ड एक्सचेंज पार्टिकल्स एंड हेल्प्स इन द स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन फोर्स बिटवीन प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ठीक है। तो ये है, तो ट्रिपलेट है, तो टी का वैल्यू इनके लिए 1 होता है, और T3 मेरे पास कितना होता है, +1 0 -1, तो ये इनका आइसोस्पिन 1 होता है। ऐसे डेल्टा बैरियंस होते हैं, इस पर पॉजिटिव चार्ज, फिर पॉजिटिव 0 -1, तो 4 पार्टिकल्स हैं। तो मेरे पास कितना टी का वैल्यू कितना होता है इनके लिए, 3/2 है। आप देख सकते हैं 2t + 1 है, 2 × 3/2 कट गया, तो कितना आया 4, क्वाड्रेट है, ये आइसोस्पिन क्वाड्रेट है। तो T3 यदि 3/2 है, तो T3 + 3/2 + 1/2 -1/3 -3/2 होगा, ठीक है। तो आइसोस्पिन और पार्टिकल्स के लिए भी होता है, ये ध्यान रखना, समझ में आया। तो आइसोस्पिन का कंसेप्ट आपको समझ में आया, आपको कहीं भी कुछ भी दिक्कत नहीं होगी कभी भी आइसोस्पिन को पढ़ने में, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, मिलते हैं अगले लेक्चर्स में, तब तक पढ़ते रहिए, नमस्कार।